साल 2019 में जहां देश के टॉप 7 शहरों में घरों की कुल बिक्री में सस्ते घरों की हिस्सेदारी करीब 38% हुआ करती थी, वहीं अब 2025 की पहली छमाही में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 18% रह गया है। आगे अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का सबसे बड़ा झटका लग सकता है एमएसएमई सेक्टर को, और यही वो वर्ग है जो सस्ते घरों का प्रमुख खरीदार है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सस्ते घर अब टैरिफ वॉर के कोलेट्रल डैमेज बनेंगे और इसका असर कितना गहरा होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और होम बायर्स पर। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हाउसिंग फॉर ऑल ये योजना जब 2015 में सबको पक्का घर देने के लक्ष्य के साथ देश में लागू हुई तो देश के हर बेघर को लगा कि अब घर का सपना पूरा हो जाएगा। मोदी सरकार ने 2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य रखा। सरकार की इस योजना का भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर ने उत्साह के साथ स्वागत भी किया। सरकार ने इस योजना के लिए लाखों करोड़ का फंड एलोकेट किया। सस्ता घर खरीदने के लिए गरीबों को सब्सिडी दी गई। अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने वाले डेवलपर्स को टैक्स छूट समेत कई प्रोत्साहन दिए गए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अब तक 4 करोड़ लोगों को इस योजना के फायदे का जिक्र भी किया। आज पीएम आवास 4 करोड़ गरीबों को घर मिलना मतलब जिंदगी के नए सपने वहां सस्ते हैं। वो सिर्फ 4 दीवारें नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश के 4 करोड़ गरीब वर्ग के लोगों को पक्का मकान देने का अपना वादा पूरा किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम आवास योजना अपने मकसद में कामयाब हो पाई? तो जवाब होगा शायद नहीं। देश में आज भी करोड़ों लोग झुग्गी झोपड़ियों में बसर करने को मजबूर हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों के आसपास ही झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियां इस बात की गवाही देती हैं। जाहिर है छोटे शहरों के आंकड़ों को मिला ले तो स्थिति और भी विकराल हो जाएगी। सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं, लेकिन क्या सरकारी प्रयास की रफ्तार और घरों की समस्या का आपस में तालमेल बन पा रहा है? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें कई पहलुओं पर गौर करना होगा। भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में तमाम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और डेटा एनालिटिक्स कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में बिक्री, नए लॉन्च समेत कई तरह के आंकड़े जारी करती हैं। हालांकि इनका सैंपल साइज और आकलन सीमित शहरों तक है, लिहाजा हमें भारतीय रियल एस्टेट की वास्तविक तस्वीर के बारे में पता नहीं चलता। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 4 लाख घर हर साल बिकते हैं। इनमें सस्ते घरों से लेकर अल्ट्रा लग्जरी मकान तक शामिल होते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनोरॉक के मुताबिक साल 2019 में टॉप 7 शहरों की कुल घरों की बिक्री में सस्ते घर यानी अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी 38% थी, जो 2025 में जनवरी से जून के दौरान घटकर सिर्फ 18% रह गई। सस्ते घरों की सप्लाई लगातार घट रही है। निजी डेवलपर्स सस्ते घरों के नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बजाय लग्जरी प्रोजेक्ट को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। लागत इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। एनरॉक के मुताबिक बीते 1 दशक में महंगाई, सप्लाई चेन की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग, वैश्विक आर्थिक घटनाएं और सरकारी नीतियों के चलते निर्माण लागत काफी बढ़ गई है। बीते 5 सालों में निर्माण लागत 40% बढ़ चुकी है, जिसका सबसे अधिक असर सस्ते घरों के निर्माण पर पड़ा है। 2019 में टॉप शहरों में कुल मकान की बिक्री में 38% और नए लॉन्च घरों में 40% हिस्सा सस्ते घरों का होता था, जो 2025 में जनवरी से जून तक घटकर बिक्री 18% और नए लॉन्च 12% रह गए हैं। टैरिफ वॉर का असर भी सस्ते घरों पर देर सबेर पड़ सकता है, क्योंकि इससे सबसे अधिक प्रभावित एमएसएमई सेक्टर होगा, जहां से सस्ते और मिड सेगमेंट घरों की मांग ज्यादा निकलती है। इसके अलावा 25% टैरिफ से घरों की निर्माण लागत के 1.5 से 2.5% बढ़ने की आशंका थी, तो वहीं अब 50% टैरिफ की वजह से लागत अतिरिक्त 5% बढ़ेगी।
हालांकि राहत की बात यह है कि हालिया जीएसटी सुधार इस समस्या को कुछ हद तक कम करने में सहायक हो सकते हैं। अब जब सीमेंट 18% जीएसटी के दायरे में आएगा तो सस्ते घरों पर निर्माण लागत का बोझ कुछ कम होगा। हालांकि सीमेंट के अलावा जमीन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेबर कॉस्ट, मंजूरियां और लॉजिस्टिक्स के मोर्चे पर भी राहत की दरकार है। सबसे बड़ी बात कि निजी क्षेत्र के डेवलपर्स का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग से लगातार घट रहा है, जो कि गंभीर बात है। एक ओर देश में सस्ते घरों की भारी कमी है, तो दूसरी ओर निजी डेवलपर्स लगातार इस सेगमेंट से दूरी बना रहे हैं। सरकारी प्रयास जारी है, लेकिन वो कितने कारगर हैं, ये तभी साबित होगा जब सही मायने में शहर झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त होंगे। और इस सपने को साकार होने में कितने साल लगेंगे, किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस।